नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने न केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया में मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म की एक नई लहर पैदा की है। फूमियो सासाकी की दूरदर्शी और आत्मविश्लेषणात्मक कृति गुड बाय थिंग्स द न्यू जापानीज मिनिमलिज्म। ये किताब सिर्फ आपके घर से सामान हटाने के बारे में नहीं है। ये आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को, आपकी प्राथमिकताओं को, आपकी खुशी की परिभाषा को और आपकी आत्मा की शांति को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर सकती है। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आपके पास इतनी सारी चीजें क्यों हैं? और क्या ये चीजें आपको सच में खुशी दे रही हैं या अनजाने में ही सही ये बस एक बढ़ता हुआ बोझ बन रही है? जरा अपनी अलमारी खोलिए। वो कपड़े जो शायद आपने पिछले साल नहीं पहने, अपनी बुक शेल्फ देखिए। वो किताबें जो आपने बड़ी उम्मीद से खरीदी पर आज तक उनकी धूल भी नहीं झाड़ी। अपने घर में चारों ओर देखिए, वो अनगिनत गैजेट्स जो बस धूल फांक रहे हैं और जिनकी जगह नए चमकदार मॉडल ने ले ली है। ये सब क्या है? ये सब बस जगह नहीं घेर रहा, बल्कि आपकी मानसिक शांति, आपके समय और आपकी ऊर्जा को भी छीन रहा है। सासाकी अपनी बेहद निजी और सार्वभौमिक रूप से रिलेटेबल कहानी से ही हमारी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वे एक स्पष्ट चित्र खींचते हैं कि कैसे एक समय उनका कमरा सामान के ढेर में तब्दील हो चुका था। वे खुद को एक मैक्सिमलिस्ट, अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करने वाले मानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही वो खुश और पूर्ण होगा। उनके पास ढेरों किताबें थीं जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, बस इसलिए कि उन्हें लगा कि ये इंटेलिजेंट दिखेंगी। उनके कपड़े की अलमारियां इस कदर भरी थीं कि दराजें ठीक से बंद नहीं होती थीं और कपड़े बाहर निकल रहे थे। और उनके डेस्क पर गैजेट्स, केबल्स, पुराने नोट्स और कागजात का एक अनियंत्रित ढेर लगा रहता था। वे याद करते हैं कि कैसे उनकी सुबह की शुरुआत अक्सर इस निराशा के साथ होती थी कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और उन्हें लगता था कि उनका पूरा घर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस बाहरी अव्यवस्था के साथ साथ सासाकी के भीतर भी एक गहरी अशांति थी। वे लगातार अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करते थे, भले ही उनके पास भौतिक रूप से सब कुछ था। वे बताते हैं कि वे अपनी उदासी और बेचैनी से किस कदर परेशान थे। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वे जीवन की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो लेटेस्ट चीजें नहीं थीं जो उनके दोस्त के पास थीं, या उनका घर सोशल मीडिया पर दिखने वाले बिल्कुल सही मैगजीन लायक घरों जैसा क्यों नहीं दिखता था। इस अंतहीन तुलना और उपभोक्तावादी दौड़ में वे पूरी तरह से थक चुके थे। ये थकान, ये बेचैनी और ये आंतरिक खालीपन ही उनकी आंतरिक पुकार बनी, जिसने उन्हें एक बड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक गहरा एहसास होता है, शायद उनकी ये उदासी, ये बेचैनी, ये चिंता उनके पास मौजूद इन ढेर सारी चीजों का ही सीधा नतीजा है। उन्हें समझ आता है कि जितनी ज्यादा चीजें हम इकट्ठा करते हैं, उतनी ही कम आजादी, उतनी ही कम स्पष्टता और उतनी ही कम सच्ची खुशी महसूस करते हैं। वे कहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि खुशी उन चीजों में है जो हमारे पास है, लेकिन असल में ये उन चीजों में है जिन्हें हम छोड़ते हैं। ये किताब हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम कम चीजों के साथ भी ज्यादा संतोष, आजादी और सच्ची खुशी पा सकते हैं। ये हमें मिनिमलिज्म की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने का निमंत्रण है, जहां हम समझेंगे कि कैसे कम में अधिक, लेस इज मोर का सिद्धांत हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ एक अस्थायी फैशन या ट्रेंड नहीं, बल्कि एक स्थायी जीवन शैली और एक शक्तिशाली दर्शन है जो हमें बाहरी चमक दमक और सामाजिक अपेक्षाओं से परे अपने भीतर की शांति और वास्तविक मूल्यों को खोजने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन को सरल बनाकर हम उसे समृद्ध बना सकते हैं। अध्याय 1, मैं एक मिनिमलिस्ट कैसे बना। एक व्यक्तिगत बदलाव की कहानी और उसकी भावनात्मक गहराई। इस अध्याय में फूमियो सासाकी हमें अपनी बेहद निजी, ईमानदार और परिवर्तनकारी यात्रा से रूबरू कराते हैं, जिसने उन्हें एक सामान्य मैक्सिमलिस्ट से एक पूर्ण मिनिमलिस्ट में बदल दिया। ये कहानी केवल सामान को भौतिक रूप से कम करना नहीं है, बल्कि मानसिकता के एक गहरे परिवर्तन
आत्म खोज और चीजों से हमारे भावनात्मक रिश्ते को समझने के बारे में है। सासाकी अपने अतीत का एक स्पष्ट और बेहद रिलेटेबल चित्र खींचते हैं। वे बताते हैं कि वे एक सामान्य व्यक्ति थे जिसके पास औसत से ज्यादा ही सामान था। उनका कमरा हमेशा सामान से अटा पड़ा रहता था, किसी कबाड़ खाने की तरह। वे याद करते हैं कि कैसे उनकी किताबों की अलमारियां ओवरफ्लो हो रही थीं, यहां तक कि किताबें फर्श पर भी ढेर थीं। उनके कपड़े की अलमारियां इस कदर भरी थीं कि दराजें ठीक से बंद नहीं होती थी और कपड़े बाहर निकल रहे थे। और उनके डेस्क पर गैजेट्स, केबल्स, पुराने नोट्स, पत्रिकाएं और कागजात का एक अनियंत्रित ढेर लगा रहता था। वे बताते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि वे अपने ही सामान के जाल में फंस गए हैं। ये बाहरी अव्यवस्था उनके भीतर की अशांति का सीधा प्रतिबिंब थी। वे अपनी उदासी और बेचैनी को विस्तार से बताते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वे जीवन की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। वे लगातार तुलना करते रहते थे। उनके पास वो लेटेस्ट स्मार्टफोन क्यों नहीं है जो उनके दोस्त के पास है, या उनका कमरा सोशल मीडिया पर दिखने वाले बिल्कुल सही मैगजीन लायक घरों जैसा क्यों नहीं दिखता। इस अंतहीन तुलना और उपभोक्तावादी दौड़ में वे पूरी तरह से थक चुके थे, मानसिक और भावनात्मक रूप से। वे कहते हैं, मुझे लगता था कि मुझे और ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादा चीजें होने से मुझे और ज्यादा खालीपन महसूस होता था। ये थकान और यह आंतरिक खालीपन ही उनकी आंतरिक पुकार बनी, जिसने उन्हें एक बड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। उनकी खोज उन्हें इंटरनेट पर मिनिमलिज्म शब्द तक ले जाती है। शुरुआती प्रतिक्रिया अविश्वास और अजीब लगने वाली थी। उन्हें लगा, क्या मुझे अपनी सारी चीजें फेंक देनी है? क्या यह किसी तरह की गरीबी या अभाव वाली जीवन शैली होगी? वे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसे चीजें पसंद थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस विषय पर और लेख पढ़े, वीडियो देखे और अन्य मिनिमलिस्टों के अनुभवों को जाना, उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल कम चीजें रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गहरा जीवन दर्शन है जो स्वतंत्रता, संतोष और मानसिक स्पष्टता का वादा करता है। सासाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से अपने घर से गैर जरूरी सामान को हटाना शुरू किया। वे इस प्रक्रिया की कठिनाइयों को ईमानदारी से साझा करते हैं। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था क्योंकि लगभग हर चीज से एक भावनात्मक जुड़ाव था। वे अक्सर सोचते थे, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। ये सबसे आम बहाना था। वे बताते हैं कि उनके पास ऐसे कपड़े थे जो उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन वे उन्हें इसलिए रखते थे कि शायद किसी दिन मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए। उन्होंने सीखा कि यह एक जाल है, इसकी कुछ यादें जुड़ी हैं। एक पुराना कॉलेज का स्वेटर, एक छुट्टी से लाई गई छोटी मूर्ति, इन चीजों से भावनात्मक लगाव तोड़ना कठिन था। सासाकी कहते हैं कि उन्होंने सीखा कि यादें चीजों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है। मैंने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसे कैसे फेंक दूं? यह वित्तीय पछतावा था। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने महंगे गैजेट्स खरीदे थे जिनका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और उन्हें फेंकना एक स्वीकारोक्ति थी कि उन्होंने पैसे बर्बाद किए थे। इन विचारों से लड़ना एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। उन्होंने पहले उन चीजों को हटाया जो स्पष्ट रूप से कचरा थीं, फिर उन चीजों को जिनकी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वे याद करते हैं कि कैसे हर एक चीज को छोड़ने के बाद उन्हें एक अजीब सी राहत, हल्कापन और आजादी महसूस हुई। ये भावना धीरे धीरे उनके दिमाग में भी फैलने लगी, जिससे उनके विचारों में स्पष्टता आने लगी और उनका ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित होने लगा। एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो वे देते हैं वह है उनकी किताबों का संग्रह। वे एक उत्साही पाठक थे और उनके पास सैकड़ों भौतिक किताबें थीं, जिनमें से कई उन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं थी। वे कहते हैं, मुझे लगता था कि ज्यादा किताबें होना मुझे ज्यादा ज्ञानी दिखाएगा। किताबों को छोड़ने का निर्णय बहुत मुश्किल था क्योंकि वे उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानते थे। लेकिन जब उन्होंने उन्हें दान किया या बेचा तो उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने ई रीडर पर स्विच किया, जिससे वे हजारों किताबें ले जा सकते थे बिना किसी भौतिक बोझ के।
सासाकी इस प्रक्रिया के दौरान आए भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी साझा करते हैं। कभी कभी उन्हें छोड़ी गई चीजों के लिए पछतावा होता था, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके पास जितनी कम चीजें होती गईं, उतनी ही कम चीजों के लिए उन्हें पछतावा हुआ। वे कहते हैं, मैंने सीखा कि जो चीजें आपको बोझिल करती हैं, उन्हें जाने देना ही सच्ची खुशी है। मिनिमलिज्म सिर्फ सामान फेंकना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपको वास्तव में किस चीज की जरूरत है, क्या आपको सच्ची खुशी देती है, और क्या चीज आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती है। यह अध्याय उनके परिवर्तन की यात्रा को दर्शाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर एक व्यक्ति, सासाकी खुद, जो इतने सामान्य से घिरा हुआ था, वह इस बदलाव को कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि मिनिमलिज्म केवल एक बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह खुद को और अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने का एक अंदरूनी, गहरा और मुक्तिदायक परिवर्तन है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाने और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 1 से सीख। बदलाव की शुरुआत हमेशा संभव है, भले ही आप बोझ तले दबे हो। मिनिमलिज्म की यात्रा मुश्किल लग सकती है, खासकर जब भावनात्मक जुड़ाव हो, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा छोटे पहले कदम से की जा सकती है। धैर्य और दृढ़ता कुंजी है। भावनात्मक बाधाओं पर काबू पाना मुक्तिदायक है। चीजों से जुड़ा भावनात्मक लगाव एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे समझने और धीरे धीरे छोड़ने से ही सच्ची आजादी और मानसिक शांति मिलती है। यादें चीजों में नहीं, अनुभवों में होती है। हल्केपन का अनुभव एक शक्तिशाली प्रेरक है। गैर जरूरी चीजों को छोड़ने से न केवल भौतिक जगह बनती है, बल्कि मानसिक रूप से भी भारी राहत, आजादी और स्पष्टता महसूस होती है। यह भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आंतरिक बनाम बाहरी खुशी। मिनिमलिज्म केवल सामान कम करना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों, मूल्यों और खुशी के स्रोतों को फिर से परिभाषित करना है। यह एक बाहरी कार्य से कहीं ज्यादा एक अंदरूनी बदलाव है, जो आपको अपनी वास्तविक पहचान के करीब लाता है। दैनिक जीवन में उपयोग। एक छोटा सा आसान कदम उठाएं। आज ही अपने कमरे के किसी एक छोटे से हिस्से को चुनें जो अपेक्षाकृत आसान हो और जहां बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव ना हो, जैसे अपनी दराज, अपना पर्स, एक बाथरूम शेल्फ या अपने फोन पर गैर जरूरी ऐप्स। सामान का मूल्यांकन करें और क्यों पूछें। वहां से उन चीजों को देखें जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है, जैसे पुराने बिल, टूटी हुई चीजें, इस्तेमाल न होने वाले गैजेट्स। हर चीज के लिए खुद से पूछें, क्या यह मेरे जीवन में मूल्य जोड़ता है? क्या यह मुझे खुशी देता है? क्या मैंने इसे पिछले 1 साल में इस्तेमाल किया है? एक चीज छोड़ें और उस भावना को महसूस करें। कम से कम एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप आज ही छोड़ सकते हैं, दान कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फेंक सकते हैं। इसे छोड़ने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, उस हल्केपन और आजादी को ध्यान से महसूस करें। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपको दिखाएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। अध्याय 2। मिनिमलिज्म क्या है? भ्रांतियों को तोड़ते हुए एक गहरा विश्लेषण और जीवन के वास्तविक अर्थ। इस अध्याय में फ्यूमियो सासाकी मिनिमलिज्म की अवधारणा को विस्तार से परिभाषित करते हैं और इससे जुड़े विभिन्न भ्रमों और गलत धारणाओं को दूर करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब न तो जानबूझकर गरीबी में रहना है, न ही इसका मतलब अपनी सारी चीजें फेंक देना और एक खाली, बेजान, उदासीन घर में रहना है, बल्कि यह एक सक्रिय और सचेत जीवन शैली है। सासाकी के अनुसार मिनिमलिज्म एक जीवन शैली है जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों, प्राथमिकताओं और मूल्यों को पहचानता है और केवल उन्हीं चीजों को रखता है जो उसके जीवन में वास्तविक, स्थायी मूल्य जोड़ती है, उसे सच्ची खुशी देती है या उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। बाकी सभी अनावश्यक, बोझिल और बेमानी चीजों को जानबूझकर और सचेत रूप से छोड़ दिया जाता है। यह कम में अधिक, लेस इज मोर के सिद्धांत पर आधारित है, जहां हम चीजों की संख्या कम करके अपने जीवन की गुणवत्ता, मानसिक शांति, आजादी और अपने अनुभवों की समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये एक त्याग नहीं, बल्कि एक चुनाव है। वे मिनिमलिज्म के कुछ महत्वपूर्ण और गहरे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। उद्देश्य चीजों को कम करना नहीं, जीवन को समृद्ध करना ही है साध्य।
सासाकी स्पष्ट करते हैं कि मिनिमलिज्म का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक चीजों को कम करना नहीं है। ये एक साधन है, साध्य नहीं। इसका वास्तविक उद्देश्य अपने जीवन को ज्यादा सार्थक, अधिक आरामदायक, ज्यादा केंद्रित और खुशहाल बनाना है। चीजें कम करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हमारा दिमाग अब अव्यवस्था से नहीं जूझता और उसे लगातार चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हमारा बहुमूल्य समय बचता है, क्योंकि हमें चीजों को व्यवस्थित करने, साफ करने या ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। ये ऊर्जा हमें उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए मिलती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे गहरे और सार्थक रिश्ते, नए अनुभव, रचनात्मक शौक, व्यक्तिगत विकास और उन चीजों पर काम करना जो हमें जुनून से भर देती है। सासाकी कहते हैं, मिनिमलिज्म एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपनी खुशी के वास्तविक स्रोत को खोजने में मदद करता है। व्यक्तिगत परिभाषा एक नियम सबके लिए नहीं है। मिनिमलिज्म की कोई एक तय और कठोर परिभाषा नहीं है जो हर किसी पर लागू हो। यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत यात्रा और पसंद है। हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली, अपनी प्राथमिकताओं, अपने पेशे और अपनी जरूरतों के आधार पर खुद के लिए तय करना होता है कि उसके लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। सासाकी खुद एक उदाहरण देते हैं कि एक लेखक के लिए ढेर सारी किताबें, भले ही डिजिटल हों, या एक कलाकार के लिए उसके उपकरण आवश्यक हो सकते हैं, जबकि किसी अन्य पेशे वाले व्यक्ति के लिए नहीं। मिनिमलिज्म किसी बाहरी नियम या सामाजिक दबाव का पालन करना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज को सुनना, अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानना और अपनी खुशी को अपने तरीके से परिभाषित करना है। ये कठोरता से ज्यादा लचीलेपन और आत्म जागरूकता के बारे में है। चीजों का अदृश्य और अक्सर अनजाना बोझ, द इनविजिबल बर्डन ऑफ थिंग्स। लेखक तर्क देते हैं कि चीजें हमें कई तरह से अदृश्य रूप से बोझिल करती हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं। वे इन बोझों को विस्तार से समझाते हैं। वित्तीय बोझ, चीजों को केवल खरीदने में ही पैसा खर्च नहीं होता। उन्हें स्टोर करने, जैसे बड़ा घर खरीदने या स्टोरेज यूनिट किराए पर लेने की जरूरत, बनाए रखने, मरम्मत, सफाई, बीमा कराने, महंगी चीजें और अंततः उन्हें बदलने में भी लगातार पैसा खर्च होता है। ये एक सतत वित्तीय निकासी है जो हमारे पैसे को बांधे रखती है। उदाहरण, सासाकी खुद बताते हैं कि कैसे उनके पास कई ऐसे कैमरे और लेंस थे जो वे शायद ही कभी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिन्हें खरीदने में उन्होंने हजारों डॉलर खर्च किए थे। ये चीजें न केवल उनकी जेब पर भारी थीं, बल्कि उन्हें बेचने में भी परेशानी होती थी। मानसिक बोझ, ज्यादा चीजें होने से हमारा दिमाग लगातार अव्यवस्था और शोर से घिरा रहता है। ये मानसिक स्थान घेरता है, निर्णय लेने में थकान पैदा करता है। क्या पहनूं, स्विंगल ये कहां रखा है, तनाव बढ़ाता है और रचनात्मकता को बाधित करता है। हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि चीजें कहाँ रखी हैं, कहीं खो न जाएं, उन्हें कैसे व्यवस्थित करें या कौन सी चीज किसे देनी है। उदाहरण, वे कहते हैं कि जब उनका कमरा भरा हुआ होता था तो उन्हें यह सोचना पड़ता था कि कौन सी चीज कहाँ है, जिससे उनका दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती थी। शारीरिक बोझ, ज्यादा सामान को व्यवस्थित रखने, साफ करने, उनकी धूल झाड़ने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भारी शारीरिक मेहनत और समय लगता है। ये अनावश्यक श्रम है जिसे हम बेहतर चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, कपड़ों के ढेर को धोना, इस्त्री करना और फिर से अलमारी में जमाना एक समय लेने वाला काम है, जिससे मिनिमलिस्ट बचते हैं क्योंकि उनके पास कम कपड़े होते हैं। समय का बोझ, चीजों को ढूंढने, उनकी देखभाल करने, नई चीजें खरीदने के लिए बाजार जाने और उनके बारे में सोचने में हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। ये वह समय है जिसे हम ज्यादा सार्थक गतिविधियों में लगा सकते थे। उदाहरण, एक मिनिमलिस्ट को सुबह ये सोचने में समय नहीं लगता कि क्या पहने, क्योंकि उसके पास सीमित लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले विकल्प होते हैं, जिससे उसे सुबह कीमती समय मिलता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव और उससे मुक्ति। सासाकी बताते हैं कि कैसे आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति हमें लगातार ज्यादा चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञापन और सामाजिक दबाव हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि ज्यादा चीजें होने से
हम ज्यादा खुश, ज्यादा सफल या ज्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य होंगे। मिनिमलिज्म इस विचार को चुनौती देता है और हमें सिखाता है कि हमारी कीमत हमारे पास मौजूद चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, हमारे मूल्यों और हमारे आंतरिक गुणों से है। यह हमें इस अंतहीन उपभोक्ता दौड़ से मुक्त करता है और हमें अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। यह अध्याय मिनिमलिज्म के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव रखता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मिनिमलिज्म केवल एक फैशन या सनक नहीं है, बल्कि एक विचारशील और जानबूझकर उठाया गया कदम है जो जीवन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार कर सकता है। यह हमें बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपनी आंतरिक जरूरतों और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम एक अधिक संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। अध्याय 2 से सीख। मिनिमलिज्म का सार अभाव नहीं, बल्कि प्रचुरता है। यह सिर्फ कम चीजें रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों को रखने के बारे में है जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं और सच्ची खुशी देती है। ये आपके पास जो है उसकी सराहना करने और अनावश्यक बोझ को छोड़ने के बारे में है। छिपे हुए बोझ एक अदृश्य जाल। ज्यादा चीजें हमें पैसे, समय, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक श्रम के रूप में एक अदृश्य और अक्सर अनजाना बोझ देती है। इन बोझों को पहचानना और उनसे मुक्त होना महत्वपूर्ण है। अपनी परिभाषा, आपकी यात्रा अद्वितीय है। हर किसी का मिनिमलिज्म अलग होता है। अपनी जरूरतों, प्राथमिकताओं और जीवन शैली के आधार पर अपनी खुद की परिभाषा बनाएं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के मानदंडों के आधार पर। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपनी जरूरतों बनाम इच्छाओं का विश्लेषण करें। द नीड वर्सेस वांट। चेक। आज ही अपनी किसी हाल या खरीदारी या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। खुद से पूछें, क्या यह मेरी बुनियादी जरूरत को पूरा करता है या यह केवल एक इच्छा है जिसे विज्ञापन या सामाजिक दबाव ने पैदा किया है? इस अभ्यास को नियमित रूप से करें। अपनी अदृश्य चीजों को पहचानें और उनसे मुक्ति पाएं। अपने फोन पर उन ऐप्स को देखें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। अपने कंप्यूटर पर उन फाइलों को देखें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या उन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को देखें जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह भी एक तरह का बोझ है। इन्हें हटाएं या रद्द करें। यह डिजिटल मिनिमलिज्म है जो मानसिक स्थान को मुक्त करता है। अध्याय 3 मिनिमलिस्ट बनने के 12 कारण। ज्यादा पाने का रास्ता और एक बेहतर जीवन की संभावनाओं का द्वार। इस अध्याय में फूमियो सासाकी मिनिमलिज्म को अपनाने के 12 ठोस, शक्तिशाली और बेहद प्रेरक कारण बताते हैं। ये कारण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मिनिमलिज्म केवल कम की बात नहीं है, बल्कि यह ज्यादा पाने का एक अनूठा रास्ता है। ज्यादा खुशी, ज्यादा आजादी, ज्यादा समय, ज्यादा मानसिक शांति और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन। वे इन कारणों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो पाठकों को इस जीवन शैली को अपनाने के लिए गंभीरता से सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यह एक सार्थक बदलाव है। यहाँ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिन्हें सासाकी विस्तृत उदाहरणों और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ समझाते हैं। आप खुशी को दोबारा परिभाषित कर सकते हैं। यू कैन रीडिफाइन हैप्पीनेस। सासाकी तर्क देते हैं कि समाज हमें लगातार सिखाता है कि भौतिक चीजें खरीदने से हमें खुशी मिलेगी। हम सोचते हैं कि एक नया फोन, एक बड़ी कार या नए कपड़े हमें संतुष्ट करेंगे, लेकिन यह खुशी अक्सर क्षणभंगुर होती है। जैसे ही हमें नई चीज मिल जाती है, हमारी इच्छा किसी और चीज की ओर बढ़ जाती है। मिनिमलिज्म हमें इस उपभोक्तावादी जाल से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची और स्थायी खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों जैसे यात्रा करना, एक नई भाषा सीखना, प्रकृति में समय बिताना, स्वयंसेवी कार्य करना, गहरे और सार्थक रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति में निहित है। जब आप कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन चीजों की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। उदाहरण, सासाकी बताते हैं कि अब वे एक महंगी घड़ी खरीदने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घंटों कॉफी पीने या पास के पार्क में सूर्यास्त देखने में ज्यादा खुशी पाते हैं। उनके लिए अनुभवों की यादें
भौतिक वस्तुओं से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आप अब दूसरों की तुलना में अपने बारे में नहीं सोचेंगे। यू विल स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक। उपभोक्तावादी समाज में हम अक्सर दूसरों के पास मौजूद चीजों, बड़ी कार, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स से अपनी तुलना करते हैं। ये तुलना ईर्ष्या, असंतोष और हीन भावना को जन्म देती है, जिससे हम लगातार अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आपके पास कम चीजें होती हैं और आप भौतिक चीजों को कम महत्व देते हैं, तो आप इस अंतहीन तुलना की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आप खुद को दूसरों से बेहतर या बदतर नहीं मानते, बल्कि अपनी खुद की यात्रा और अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपको सच्ची आत्म स्वीकृति मिलती है। उदाहरण, वे कहते हैं कि मिनिमलिस्ट बनने के बाद उन्हें अब इस बात की परवाह नहीं रहती कि लोग उनके पुराने फोन, उनके सादे कपड़ों या उनके छोटे अपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। उनकी पहचान अब उनके सामान से नहीं जुड़ी है। आप चिंता या ईर्ष्या महसूस नहीं करते। यू वोंट फील एंग्शियस और एनवियस। ज्यादा सामान होने से उन्हें खोने, टूटने, चोरी होने या उनके खराब होने का डर लगा रहता है। मिनिमलिज्म इस चिंता को दूर करता है। जब आपके पास कम चीजें होती हैं, तो आप इन भय से मुक्त होते हैं। आप दूसरों के पास बेहतर चीजें देखकर ईर्ष्या महसूस नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी भौतिक धन या दिखावे पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण, सासाकी बताते हैं कि अब वे किसी महंगी कार या बड़े बंगले को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी मरम्मत, बीमा और रख रखाव में कितना समय, पैसा और चिंता लगती है। वे अपनी सादगी में संतुष्ट हैं। आप खरीदारी की होड़ से मुक्त होते हैं। यू आर फ्रीड फ्रॉम द शॉपिंग स्प्री। मिनिमलिज्म आपको उपभोक्तावाद के जाल से बाहर निकालता है। आप आवेग में खरीदारी करना बंद कर देते हैं और केवल वही चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको वास्तव में जरूरत होती है और जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती है। यह न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि आपको अनावश्यक चीजों के ढेर से भी बचाता है, जिससे आप एक अधिक सचेत उपभोक्ता बनते हैं। उदाहरण, वे अब सेल या डिस्काउंट से आसानी से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी जरूरतों को समझते हैं और केवल उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाती है। वे डिस्काउंट के चक्कर में अनावश्यक चीजें खरीदने के जाल से मुक्त हो गए हैं। आप दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। यू कैन बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स। जब आप भौतिक चीजों और उनके रख रखाव में कम उलझे होते हैं, तो आपके पास लोगों के साथ जुड़ने, उनकी बातें सुनने और रिश्तों में वास्तविक रूप से निवेश करने के लिए ज्यादा समय और मानसिक ऊर्जा होती है। आपके रिश्ते ज्यादा गहरे और सार्थक होते हैं, क्योंकि वे चीजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक जुड़ाव, समझ, सहानुभूति और साझा अनुभवों पर आधारित होते हैं। उदाहरण, सासाकी अब दोस्तों के साथ संग्रहालय जाने, लंबी बातचीत करने या एक कप कॉफी पर घंटों बिताने में ज्यादा समय बिताते हैं, बजाय इसके कि वे शॉपिंग मॉल में भटकें या अपने सामान को व्यवस्थित करें। आप पर्यावरण के लिए बेहतर कर सकते हैं। यू कैन डू बेटर फॉर द एनवायरमेंट। मिनिमलिज्म कम उपभोग को बढ़ावा देता है। कम चीजें खरीदने का मतलब है कम उत्पादन, कम कचरा और प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव। यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, जिससे आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने का संतोष महसूस करते हैं और ग्रह के भविष्य में योगदान करते हैं। उदाहरण, वे बताते हैं कि कैसे कम कपड़े खरीदने से वे न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि कपड़ों के अत्यधिक उत्पादन से होने वाले जल प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं। ये एक नैतिक संतुष्टि भी देता है। आप पैसे बचाते हैं, यू विल सेव मनी। ये एक सीधा और स्पष्ट लाभ है। अनावश्यक चीजें नहीं खरीदने से आपके पास बड़ी मात्रा में पैसे बचते हैं। इन पैसों का उपयोग आप अनुभवों, यात्रा, निवेश, शिक्षा या उन चीजों पर कर सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती है। यह आपको आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि आप अप्रत्याशित वित्तीय स्थितियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहते हैं और वित्तीय तनाव कम होता है। उदाहरण, सासाकी ने बचे हुए पैसों का उपयोग यात्रा करने, जापान के विभिन्न हिस्सों को देखने और नए कौशल सीखने में किया, जिससे उनके जीवन में स्थायी मूल्य जुड़ा और उनके अनुभवों की सीमा बढ़ी।
आप कम समय में सफाई और व्यवस्था कर सकते हैं। यू विल स्पेंड लेस टाइम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यह एक बहुत बड़ा व्यावहारिक लाभ है। कम सामान होने से घर को साफ और व्यवस्थित रखना बेहद आसान हो जाता है। आपको चीजों को ढूंढने या उन्हें जगह पर रखने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, जिससे आपका ज्यादा समय उन चीजों के लिए बचता है जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। उदाहरण, वे बताते हैं कि अब वे केवल 10 मिनट में अपने पूरे अपार्टमेंट को साफ कर सकते हैं, जबकि पहले इसमें घंटों लगते थे। ये बचा हुआ समय अब उन्हें अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने या व्यायाम करने के लिए मिलता है। आप जिंदगी के असली मायने समझ सकते हैं। यू कैन डिस्कवर व्हाट ट्रूली मैटर्स। चीजों के बोझ से मुक्त होकर आपका दिमाग शांत होता है और आपको आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है। आप अपनी जिंदगी के असली मकसद, अपने जुनून, अपने मूल्यों और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। आप अपने क्यों को फिर से खोज पाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर पाते हैं। उदाहरण, मिनिमलिज्म ने उन्हें अपनी लेखन कला और अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और जिनके लिए वे पहले समय नहीं निकाल पाते थे। आप आजादी महसूस करते हैं। यू विल फील मोर फ्री। ज्यादा चीजें आपको एक जगह से बांधे रखती हैं। आपको उन्हें सुरक्षित रखना होता है, उनका बीमा कराना होता है, उनकी मरम्मत करानी होती है। मिनिमलिज्म आपको इस बंधन से मुक्त करता है। आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नए अनुभव ले सकते हैं और खुद को किसी भी भौतिक चीज के गुलाम होने से आजाद महसूस करते हैं। यह एक सच्ची मुक्तिदायक स्वतंत्रता है। उदाहरण, सासाकी अब आसानी से यात्रा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए कम सामान है, जिससे उन्हें दुनिया को एक्सप्लोर करने और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने की आजादी मिलती है। आप कम तनाव में रहते हैं। यू विल फील लेस स्ट्रेस्ड। कम सामान का मतलब है कम अव्यवस्था, कम निर्णय लेने का दबाव, जैसे क्या पहने, क्या करें, और कम वित्तीय चिंताएं। ये सब सीधे तौर पर आपके तनाव के स्तर को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे आप ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। उदाहरण, सुबह उठकर अव्यवस्थित कमरे को देखकर होने वाला तनाव अब पूरी तरह से गायब हो गया था और उनकी नींद भी बेहतर हो गई थी। आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं रहते और आप अपनी खुशी को भौतिक चीजों से नहीं जोड़ते, तो आप खुद में और अपनी क्षमताओं में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपकी आत्म मूल्य भौतिक पोजेशन से नहीं, बल्कि आपके चरित्र, आपके अनुभवों और आपकी आंतरिक शक्ति से आता है। उदाहरण, वे बताते हैं कि अब वे अपनी पसंद पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें दूसरों से अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें क्या मायने रखता है। यह अध्याय मिनिमलिज्म के विभिन्न आयामों को उजागर करता है, ये दिखाते हुए कि यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन परिवर्तन है जो व्यक्तिगत खुशी, सामाजिक चेतना और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 3 से सीख, छिपे हुए फायदे। केवल भौतिक नहीं, मिनिमलिज्म के फायदे सिर्फ भौतिक नहीं है। यह मानसिक शांति, आर्थिक आजादी, बेहतर रिश्ते, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जैसे गहरे और स्थायी लाभ भी प्रदान करता है। खुशी की नई परिभाषा आंतरिक स्रोतों से। सच्ची और स्थायी खुशी अक्सर अनुभवों, सार्थक रिश्तों और आंतरिक शांति में पाई जाती है, न कि भौतिक चीजों में। यह आपको उपभोक्तावाद के जाल से आजाद करती है और एक नई दृष्टि देती है। जीवन का नियंत्रण, अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। मिनिमलिज्म आपको अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने और उपभोक्तावाद की अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे आप अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय कर पाते हैं और अपने सपनों का पीछा कर पाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग। अपने लिए 1 या 2 मुख्य कारण चुनें, योर कोर मोटिवेटर्स। मिनिमलिज्म अपनाने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारणों की पहचान करें, जैसे ज्यादा पैसे बचाना ताकि आप यात्रा कर सकें, कम तनाव महसूस करना
ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव हो सके या पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करना। इन कारणों को अपनी डायरी में लिखें और उन्हें अपनी मिनिमलिस्ट यात्रा के लिए अपने मुख्य प्रेरक के रूप में उपयोग करें। एक मिनी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने चुने हुए कारणों के आधार पर एक छोटा प्राप्त करने योग्य मिनिमलिज्म लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मैं अगले महीने अनावश्यक चीजों पर खर्च करने के बजाय $50 बचाऊंगी और उसे एक अनुभव जैसे किसी नए कैफे में जाना, एक लघु यात्रा पर जाना या किसी ऑनलाइन कोर्स में नामांकन करना पर खर्च करूंगी। इस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें और हर बार जब आप कोई अनावश्यक खरीदारी करने का विचार करें तो उसे याद करें। अध्याय 4, गैर जरूरी चीजों को छोड़ने के 55 तरीके, व्यावहारिक कदम और मानसिक बदलाव का खाका। यह अध्याय गुड बाय थिंग्स का सबसे व्यावहारिक और कार्रवाई उन्मुख हिस्सा है। फूमियो सासाकी यहां हमें 55 विशिष्ट और कार्यात्मक सुझाव देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। ये सुझाव केवल सामान्य फेंकने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता और आदतों को इस तरह से बदलने के बारे में है ताकि मिनिमलिज्म हमारी जीवन शैली का एक स्वाभाविक और स्थायी हिस्सा बन जाए। वे इस प्रक्रिया को एक आदत बनाने के रूप में देखते हैं, न कि एक बार के काम के रूप में। सासाकी जोर देते हैं कि आपको इन सभी 55 तरीकों को एक साथ आजमाने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटे कदमों से शुरुआत करें। जो तरीका आपके लिए सबसे आसान और सबसे प्रभावी लगे उसे अपनाएं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक सचेत, धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है जो समय के साथ फल देती है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके और उनके पीछे की गहरी सोच दी गई है। तुरंत और सरल से शुरुआत करें। स्टार्ट इमीडिएटली विद द इजीएस्ट। सबसे आसान और स्पष्ट चीजों से शुरू करें, जैसे कि कचरा, बेकार कागज, टूटी हुई चीजें या वे चीजें जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। यह आपको गति बनाने और सफलता की पहली भावना का अनुभव करने में मदद करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उदाहरण, अपनी डेस्क पर बिखरे पुराने रसीदें या बाथरूम में खाली शैम्पू की बोतलें और पुराने सूखे हुए पेन। 1 साल का नियम, द 1 ईयर रूल। ये एक क्लासिक मिनिमलिस्ट नियम है जो बेहद प्रभावी है। अगर आपने किसी चीज को पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है, कपड़े, गैजेट्स, बर्तन, उपकरण, तो उसे फेंक दें, दान कर दें या बेच दें। अगर आपको इसकी जरूरत 1 साल में नहीं पड़ी तो शायद कभी नहीं पड़ेगी। सासाकी कहते हैं, अगर आपने इसे 1 साल से नहीं छुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसके बिना जी सकते हैं। अपवाद केवल भावनात्मक चीजों जिन्हें आप डिजिटाइज कर सकते हैं या उन चीजों के लिए हैं जिनकी आपको सच में जरूरत पड़ सकती है, जैसे आग बुझाने का यंत्र या फर्स्ट एड किट। एक अंदर, एक बाहर, 1 इन 1 आउट। ये नियम आपके पास चीजों के ढेर को बढ़ने से रोकता है और आपको एक स्वस्थ आदत बनाने में मदद करता है। जब आप कोई नई चीज खरीदें, जैसे एक नई टी शर्ट, तो उसी तरह की एक पुरानी चीज को हटा दें। यह आपको अपनी चीजों के बारे में सचेत रहने के लिए मजबूर करता है। श्रेणीवार कम करें, डिक्लटर बाय कैटेगरी। अपने घर को एक एक करके साफ करने के बजाय, जैसे बेडरूम, फिर किचन, एक विशिष्ट श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अपने सभी कपड़े, अलमारी, दराजें, स्टोरेज एक साथ निकालें, फिर तय करें कि क्या रखना है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि आपके पास वास्तव में उस श्रेणी में कितना सामान है और आपको अपनी जरूरतों का बेहतर अंदाजा होता है। यादों से भावनात्मक रूप से निपटें। डील विद सेंटिमेंटल आइटम्स थॉटफुली। पुरानी यादों से जुड़ी चीजों को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। सासाकी सुझाव देते हैं कि आप उनकी तस्वीरें लें, उन्हें डिजिटाइज करें या किसी डायरी में उनके बारे में लिखें। वे कहते हैं, यादें चीजों में नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में होती है। उदाहरण, अपनी पुरानी स्कूल की किताबों, डायरियों या बचपन के खिलौनों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी तस्वीरें लेकर आप यादों को सहेज सकते हैं बिना भौतिक बोझ के। शायद कभी वाली सोच को छोड़ें, अबैंडन द जस्ट इन केस मेंटालिटी। ये सबसे खतरनाक विचारों में से एक है जो हमें अनावश्यक चीजें रखने पर मजबूर करता है।
अगर आप किसी चीज को इसलिए रख रहे हैं कि शायद कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सासाकी कहते हैं कि 99% संभावना है कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जाने दें और उस जगह को किसी और अधिक उपयोगी चीज के लिए या खाली स्थान के लिए मुक्त करें। किताबें पढ़ें और दें, डिजिटाइज करें। रीड एंड रिलीज .digitize बुक्स। किताबों को सिर्फ इकट्ठा ना करें, उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें बेच दें, दान कर दें या किसी दोस्त को दे दें। उन्हें सिर्फ शेल्फ पर सजाने के बजाय उनके ज्ञान को साझा करें। डिजिटल किताबें, ई रीडर एक उत्कृष्ट विकल्प है जो आपको हजारों किताबें ले जाने की अनुमति देते हैं बिना किसी भौतिक बोझ के। कपड़े कम लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाले, लेस बट बेटर क्वालिटी क्लोथ्स। अपने पास कम लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े रखें जो एक दूसरे से मेल खाते हों और जिन्हें आप सच में पहनना पसंद करते हो। कैप्सूल वार्डरोब, कम कपड़ों से कई तरह के आउटफिट बनाना। पर विचार करें, उन कपड़ों को हटाएं जो आपको फिट नहीं होते, खराब हो गए हैं या जिन्हें आपने 1 साल से नहीं पहना है। उपहारों को ना कहना सीखें, लर्न टू से नो टू गिफ्ट्स। अनावश्यक उपहार लेने से बचें जो सिर्फ आपके पास जगह घेरेंगे। ईमानदारी से और विनम्रता से बताएं कि आप चीजों के बजाय अनुभवों को महत्व देते हैं या आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप यह भी सुझाव दे सकते हैं कि लोग आपको अनुभव या दान दें। किराए पर लें या उधार लें, रेंट और बोरो इंस्टेड ऑफ बाइंग। जिन चीजों का आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ड्रिल, विशिष्ट उपकरण, पार्टी के बर्तन, मौसमी सजावट, उन्हें खरीदने के बजाय किराए पर लें या दोस्तों से उधार लें। यह पैसे और जगह दोनों बचाता है और आपको चीजों के मालिकाना हक के बंधन से मुक्त करता है। डिजिटाइज करें, डिजिटाइज एवरीथिंग पॉसिबल। कागजी दस्तावेजों जैसे पुराने बिल, मैनुअल, बैंक स्टेटमेंट, तस्वीरों, संगीत और वीडियो को डिजिटल रूप में बदलें। यह भौतिक अव्यवस्था को कम करता है और चीजों को आसानी से सुलभ बनाता है, जबकि उन्हें सुरक्षित भी रखता है। अपनी जरूरतों को जानें, नो योर नीड्स। अपनी असली जरूरतों पर ध्यान दें, न कि उन चीजों पर जो विज्ञापन या सामाजिक दबाव आपको दिलाना चाहता है। आत्म जागरूकता विकसित करें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। एक सूची बनाएं, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू ओन। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं और उन चीजों की भी जो आप सच में चाहते हैं। इससे आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझने में मदद मिलेगी और आपको अपनी खपत पैटर्न का अंदाजा होगा। नया खरीदने से पहले सोचें, द 10 सेकंड रूल फॉर परचेसेस। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले खुद से कम 10 सेकंड के लिए पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? ये मेरे जीवन में क्या वास्तविक मूल्य जोड़ेगा? क्या मेरे पास पहले से ही ऐसा कुछ नहीं है जो इसी काम आ सके? यदि आप तुरंत हाँ नहीं कह सकते तो उसे छोड़ दें। सफाई करते समय एक बाहर जाने वाला बॉक्स रखें, हैव अ गो अवे बॉक्स व्हाइल डिक्लटरिंग। जब आप सफाई कर रहे हों तो एक ऐसा बॉक्स रखें जिसमें आप उन चीजों को डाल सके जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। इससे निर्णय लेना आसान हो जाता है और आप चीजों को बिना ज्यादा सोचे हटा पाते हैं। एक बार बॉक्स भर जाए तो उसे तुरंत दान कर दें या बेच दें। भावनात्मक जुड़ाव को समझें और स्वीकार करें, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इमोशनल अटैचमेंट्स। पहचानें कि आप किसी चीज से भावनात्मक रूप से क्यों जुड़े हुए हैं। क्या यह जुड़ाव सच में आपको फायदा पहुंचाता है या यह सिर्फ अतीत को पकड़े रहने का एक तरीका है? उसे स्वीकार करें और फिर उसे जाने दें। कभी कभी भावनात्मक जुड़ाव की जड़ को समझना ही उसे तोड़ने का पहला कदम होता है। कमरों को एक एक करके साफ करें, डिक्लटर रूम बाय रूम और जोन बाय जोन। एक बार में पूरे घर को साफ करने की कोशिश करने के बजाय एक समय में एक कमरे या एक छोटे से क्षेत्र जैसे दराज, अलमारी का एक हिस्सा या डेस्कटॉप पर ध्यान केंद्रित करें। यह ज्यादा आसान और कम भारी महसूस होगा और आपको छोटी जीत का अनुभव करने देगा। समान चीजों को इकट्ठा न करें, अवॉइड डुप्लीकेट्स। एक जैसी कई चीजें रखने के बजाय सबसे अच्छी 1 या 2 रखें। उदाहरण, आपके पास 1 दर्जन मग हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार में केवल 1 का ही उपयोग कर सकते हैं।
अतिरिक्त चीजें सिर्फ जगह घेरती हैं और साफ सफाई बढ़ाती है। नियमित रूप से डिक्लटर करें। मेक डिक्लटरिंग अ रेगुलर हैबिट। चीजों को कम करने की प्रक्रिया को एक बार का काम न समझें, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। हर महीने या हर 3 महीने में एक छोटी सी डिक्लटरिंग ड्राइव करें। सासाकी कहते हैं, आप कभी भी पूरी तरह से मिनिमलिस्ट नहीं होते। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने दोस्तों या परिवार से मदद लें। आस्क फॉर हेल्प। कभी कभी दूसरों की निष्पक्ष राय मददगार हो सकती है कि क्या रखना है और क्या नहीं। वे आपको भावनात्मक जुड़ाव से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं और आपको वस्तुओं के प्रति अधिक तार्किक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू योर हैबिट्स। पहचानें कि कौन सी आदतें आपको चीजें जमा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे तनाव में खरीदारी करना, मुफ्त चीजें लेना। इन आदतों को बदलना मिनिमलिज्म की नींव है। छोटे स्थानों से शुरुआत करें। स्टार्ट विद स्मॉल विजिबल स्पेसेस। अपनी फ्रिज, दवाई कैबिनेट या अपनी गाड़ी के ग्लव बॉक्स से शुरुआत करें। इन छोटे स्थानों में बदलाव देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी। यह मुफ्त था के बहाने से बचें। अवॉइड द इट वॉज फ्री ट्रैप। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मुफ्त थी, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे रखना होगा। मुफ्त चीजें भी जगह घेरती हैं और बोझ बनती हैं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई योर प्रायोरिटीज। मिनिमलिज्म आपको यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं तो गैर जरूरी चीजों को छोड़ना आसान हो जाता है। उत्पादकता के बहाने से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक्सक्यूजेस। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा गैजेट्स या उपकरण उन्हें ज्यादा उत्पादक बनाएंगे। सासाकी कहते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता, वे केवल चीजों के ढेर को बढ़ाते हैं। सासाकी कहते हैं कि इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने घर को खाली करेंगे, बल्कि अपने दिमाग को भी खाली करेंगे और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि मिनिमलिज्म एक प्रक्रिया है और हर छोटा कदम मायने रखता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि डीक्लटरिंग सिर्फ सामान को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि निर्णय लेने, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने और अपने जीवन में मूल्यवान चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अध्याय 4 से सीख। कार्रवाई महत्वपूर्ण है, भले ही छोटी हो। मिनिमलिज्म केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक व्यवहार है। छोटे छोटे, लगातार और व्यावहारिक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। हर हटाई गई चीज एक छोटी जीत है। भावनात्मक बाधाएं और उनसे निपटना। चीजों से भावनात्मक जुड़ाव को समझना और उनसे निपटने के लिए रणनीतियां अपनाना, जैसे फोटो लेना, यादें लिखना, डीक्लटरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमों की शक्ति। 1 साल का नियम, एक अंदर एक बाहर और बाहर जाने वाला बॉक्स जैसे सरल और प्रभावी नियम आपको लगातार प्रगति करने और सामान के ढेर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मानसिक आदतें बदलना। डीक्लटरिंग सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक आदतों जैसे खरीदारी की आदतें शायद कभी की मानसिकता को बदलने के बारे में भी है। दैनिक जीवन में उपयोग। आज ही 10 मिनट डीक्लटर करें। द 10 मिनट डिक्लटर। अपने किचन की एक दराज, अपने बेडरूम के बिस्तर के पास की जगह या अपने बाथरूम की अलमारी के किसी एक छोटे से हिस्से को चुनें। 10 मिनट का टाइमर सेट करें और उन चीजों को पहचानें जिन्हें आप तुरंत हटा सकते हैं, जैसे खाली बोतलें, पुराने नुस्खे, बेकार कागज, पुराने मेकअप। लक्ष्य केवल 10 मिनट के लिए पूरी तरह से केंद्रित रहना है। शायद कभी से निपटे। अपनी अलमारी, गैरेज या स्टोरेज बॉक्स में कोई ऐसी चीज पहचानें जिसे आप शायद कभी के लिए रख रहे हैं, जैसे कोई पुराना प्रोजेक्ट का सामान या कोई विशिष्ट उपकरण। खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप इसे सच में अगले 6 महीने में इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। एक अंदर एक बाहर अभ्यास करें। अगली बार जब आप कोई नई चीज खरीदें, जैसे एक नई किताब या टी शर्ट, तो तुरंत अपने घर से उसी श्रेणी की एक पुरानी चीज को हटा दें। यह आपको अपनी चीजों के प्रति अधिक सचेत रहने में मदद करेगा। अध्याय 5 गैर जरूरी चीजों को छोड़ने के 15 और तरीके। मानसिकता, आदतें
और भावनात्मक स्वतंत्रता की गहरी राह। चौथे अध्याय में बताए गए प्रत्यक्ष व्यावहारिक तरीकों के बाद सासाकी इस अध्याय में कुछ और गहरे और मानसिक भावनात्मक स्तर के सुझाव देते हैं। ये तरीके अक्सर हमारी सोच, आदतों और चीज़ों के साथ हमारे भावनात्मक जुड़ावों पर केंद्रित होते हैं, ताकि मिनिमलिज्म केवल सामान फेंकने तक सीमित न रहे, बल्कि यह एक गहरा और स्थायी जीवन दर्शन बन जाए। यह अध्याय हमें चीज़ों से अपने रिश्ते को बदलने में मदद करता है और हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त तरीके दिए गए हैं जो आपको अपनी मिनिमलिस्ट यात्रा में और गहराई तक जाने में मदद करेंगे, और जो आपको स्थायी रूप से एक मिनिमलिस्ट मानसिकता अपनाने में सहायक होंगे। अपने जीवन में क्यों खोजें और उसे दोहराएं। फाइंड योर वाई एंड रिट्रेट इट। यह मिनिमलिज्म की नींव और सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। खुद से लगातार पूछें कि आप मिनिमलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं। आपका असली मकसद क्या है? क्या यह मानसिक शांति है, ज्यादा समय है, आर्थिक आजादी है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, अपने जुनून का पीछा करना है, या अपने रिश्तों को गहरा करना है? अपने इन गहरे कारणों को जानना आपको प्रेरित रखेगा जब चीजों को छोड़ना मुश्किल लगेगा, या जब आपको लगेगा कि आप भटक रहे हैं। इसे अपनी डायरी में लिखें और हर सुबह इसे दोहराएं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। सासाकी जोर देते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले चमकदार घरों, महंगे कपड़ों या लेटेस्ट गैजेट्स को देखकर खुद को नीचा महसूस करना बंद करें। वे कहते हैं, ये एक अंतहीन और निराशाजनक खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। हर किसी की जरूरतें, परिस्थितियां और खुशियों की परिभाषा अलग होती है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। दूसरों की सफलताओं को प्रेरणा के रूप में देखें, ईर्ष्या के रूप में नहीं। दूसरों की राय को ज्यादा महत्व न दें। डोंट बी स्वेड बाय अदर्स ओपिनियंस। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अनावश्यक चीजें न रखें। क्या मेरे मेहमान मेरे घर के बारे में सोचेंगे, या क्या लोग मुझे गरीब समझेंगे? जैसे विचार हमें बांधे रखते हैं और हमें अपनी पसंद से भटकने पर मजबूर करते हैं। सासाकी कहते हैं कि आपकी खुशी ज्यादा मायने रखती, न कि दूसरों की क्षणभंगुर अपेक्षाएं। अपनी पसंद के प्रति आश्वस्त रहें और अपनी आंतरिक आवाज सुनें। शॉपिंग थेरेपी से बचें और स्वस्थ विकल्प खोजें। अवॉइड शॉपिंग थेरेपी, फाइंड हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स। जब आप उदास, तनाव में हों, अकेला महसूस करें या बोर हो रहे हों, तो खरीदारी करके खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश न करें। यह एक क्षणिक समाधान है जो अक्सर बाद में पछतावे, अपराध बोध और ज्यादा बोझ की ओर ले जाता है। अपनी भावनाओं से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे व्यायाम, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना या किसी दोस्त से बात करना। डिजिटल अव्यवस्था को कम करें और डिजिटल शांति पाएं। मिनिमाइज डिजिटल क्लटर एंड फाइंड डिजिटल पीस। मिनिमलिज्म सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। अपने फोन, कंप्यूटर और ईमेल में भी अनावश्यक फाइलें, एप्स, सब्सक्रिप्शन और पुराने ईमेल हटाएं। एक साफ डिजिटल स्पेस एक शांत दिमाग को बढ़ावा देता है और आपको केंद्रित रहने में मदद करता है। उदाहरण, सासाकी कहते हैं कि उन्होंने अपने स्मार्टफोन से 80% ऐप्स हटा दिए और केवल सबसे आवश्यक ही रखे, जिससे उनका ध्यान भटकना कम हो गया। मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच को बदले। चुनौती अपने मैं नहीं कर सकता मानसिकता। यदि आपको लगता है कि आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते या यह बहुत मुश्किल है, तो अपनी मानसिकता को बदले। सासाकी कहते हैं कि यह सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को साबित करें कि आप कर सकते हैं। अपनी सफलताओं को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। अतीत या भविष्य की चीजों को छोड़ें। लेट गो ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर व्हाट इफ्स। उन चीजों को जाने दें जो आपको केवल अतीत की याद दिलाती हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या जिनकी आपको भविष्य में शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अतीत के लिए पुरानी यादों से जुड़ी चीजों को कम करें और भविष्य के लिए अनावश्यक बस इन केस सामान को छोड़ें। वर्तमान पर ध्यान दें और उसमें जिए। अनुभवों में निवेश करें, चीजों में नहीं। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स। भौतिक चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय यात्रा करने,
नए कौशल सीखने, किसी क्लास में भाग लेने या दोस्तों और परिवार के साथ यादगार अनुभव बनाने में निवेश करें। अनुभव आपको सच्ची खुशी देते हैं, आपकी यादों का हिस्सा बनते हैं और वे आपसे कभी छीने नहीं जा सकते। उदाहरण, एक नई कार खरीदने के बजाय उस पैसे का उपयोग किसी नई जगह की यात्रा पर करें या किसी शौक में निवेश करें जो आपको लंबे समय तक खुशी देगा। अपने आवश्यक की पहचान करें और उसे प्राथमिकता दें। आइडेंटिफाई योर ट्रू एसेंशियल्स एंड प्रायोरिटाइज देम। हर दिन अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों जैसे पानी, भोजन, नींद, सुरक्षा, रिश्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार करें। बाकी सब बोनस है। यह आपको चीजों के प्रति एक नई और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। 1 महीने का नियम, द 1 मंथ रूल फॉर अनसर्टेनिटी। यदि आप किसी चीज को लेकर अनिश्चित हैं कि उसे रखना है या नहीं, तो उसे एक बॉक्स में रखें और 1 महीने के लिए दूर रख दें। अगर आपको उस महीने में उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो उसे जाने दें। यह एक अच्छा परीक्षण है जो आपको भावनात्मक दबाव के बिना निर्णय लेने में मदद करता है। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करें। डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। मिनिमलिज्म को किसी और को प्रभावित करने, सामाजिक मानदंड का पालन करने या किसी और के लिए खुद को साबित करने के लिए नहीं अपनाएं, बल्कि अपनी खुशी और अपनी शांति के लिए अपनाएं। यह आपकी व्यक्तिगत और आत्मनिर्भरता की यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य आपका कल्याण है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, खासकर अगर आप परिवार में रहते हैं जहां दूसरों की अपनी चीजें और प्राथमिकताएं हैं। कुछ चीजें होंगी जो आपके पास होंगी जो आप नहीं चाहते। उन्हें स्वीकार करना और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न डालना भी मिनिमलिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वानव्यक्ता की खोज में खुद को तनाव न दें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। डेली जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। अपनी मौजूदा चीजों की सराहना करें जो आपके पास है और जो आपको सेवा देती है। यह आपको और अधिक की अंतहीन चाहत से बचाएगा और आपको वर्तमान में संतोष महसूस कराएगा। सासाकी कहते हैं, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपको कम चीजों की जरूरत होती है। नियमित रूप से अभ्यास करें। मेक इट अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मिनिमलिज्म कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर का अभ्यास है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और जब आप भटके तो धैर्यपूर्वक वापस पटरी पर आएं। ये एक आदत है जिसे लगातार पोषण की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सही मायने में स्वतंत्र हों। बी ट्रूली फ्री। अंत में मिनिमलिज्म आपको चीजों के गुलाम होने से मुक्त करता है। यह आपको सच्चा स्वतंत्र जीवन जीने की अनुमति देता है, जहां आपकी पहचान और खुशी आपके पास मौजूद सामान से नहीं, बल्कि आपके अनुभवों, आपकी आत्मा और आपके आंतरिक मूल्यों से आती है। यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता और जो आपको जीवन में असीमित संभावनाएं देती है। यह अध्याय मिनिमलिज्म को एक गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक बदलाव के रूप में प्रस्तुत करता है, जो हमें भौतिक चीजों से परे देखने और एक अधिक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि असली धन चीजों में नहीं, बल्कि उन चीजों को करने की आजादी में है जिन्हें हम पसंद करते हैं, और उन रिश्तों में है जिनकी हम परवाह करते हैं। अध्याय 5 से सीख। मानसिकता का महत्व सर्वोपरि है। मिनिमलिज्म केवल सामान कम करना नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और भावनात्मक जुड़ावों को बदलने के बारे में है, जो स्थायी और गहरे बदलाव लाता है। आत्मनिर्भरता और आत्म स्वीकृति। दूसरों की राय और उपभोक्तावाद के दबाव से खुद को मुक्त करना और अपनी खुशी को आंतरिक स्रोतों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। अनुभवों का मूल्य असीमित है। चीजों की तुलना में अनुभवों में निवेश करना अधिक स्थायी खुशी, समृद्ध यादें और व्यक्तिगत विकास देता है। ये वे चीजें हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ती। डिजिटल डिक्लटरिंग एक जरूरी कदम। भौतिक सामान की तरह ही डिजिटल अव्यवस्था भी मानसिक शांति को भंग करती है। उसे भी कम करना जरूरी है ताकि आपका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित रहे। दैनिक जीवन में उपयोग।
अपने क्यों को हर सुबह दोहराएं। मॉर्निंग एफर्मेशन। अपनी मिनिमलिस्ट यात्रा के लिए अपने 3 सबसे बड़े कारण, उदाहरण के लिए ज्यादा पैसे, कम तनाव, बेहतर रिश्ते, एक छोटी पर्ची पर लिखें और उन्हें अपनी जेब में रखें। हर सुबह उन्हें जोर से पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। एक डिजिटल डिक्लटर करें, डिजिटल स्प्रिंग क्लीनिंग। आज ही अपने फोन से 5 ऐसे ऐप्स हटाएं जिनका आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हो या जो आपको अनावश्यक रूप से विचलित करते हैं। अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप को साफ करें और सभी फाइलों को उचित फोल्डरों में ले जाएं या अनावश्यक फाइलों को हटाएं। अपनी ईमेल इनबॉक्स को भी साफ करें। शॉपिंग थेरेपी के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं। स्वस्थ निपटान तंत्र। जब आप तनाव, बोरियत या उदासी महसूस करें तो खरीदारी करने के बजाय 15 मिनट के लिए बाहर प्रकृति में टहलने जाएं। अपनी पसंदीदा किताब का एक अध्याय पढ़ें। कोई रचनात्मक शौक करें, जैसे चित्र बनाना या संगीत सुनना, या किसी दोस्त को फोन करें। यह आपको अपनी भावनाओं को स्वस्थ और अधिक स्थायी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अध्याय 6। अगर आप एक मिनिमलिस्ट हैं तो आपकी जिंदगी क्या होगी? एक नए जीवन का अनावरण और उसके गहरे स्थायी लाभ। इस अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय में फूमियो सासाकी उन सभी अद्भुत लाभों और जीवन परिवर्तनकारी अनुभवों का एक सुंदर, विस्तृत और आशावादी चित्र प्रस्तुत करते हैं जो मिनिमलिज्म अपनाने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। यह अध्याय एक शक्तिशाली निष्कर्ष है जो दर्शाता है कि कम वास्तव में ज्यादा कैसे हो सकता है, और मिनिमलिज्म सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि एक गहरा, संतुष्टि भरा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का स्थायी तरीका है। सासाकी अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताते हैं कि एक मिनिमलिस्ट बनने के बाद उनकी जिंदगी नाटकीय रूप से कैसे बदल गई, और ये बदलाव केवल उनके कमरे तक सीमित नहीं थे बल्कि उनके पूरे अस्तित्व, उनकी सोच, उनकी खुशी की भावना और उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित कर गए। वे इन परिवर्तनों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में साझा करते हैं जिसने इसे स्वयं अनुभव किया है। कम चिंता और तनाव, प्रोफाउंड रिडक्शन इन वरी एंड स्ट्रेस। यह मिनिमलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल लाभ है। उनके पास अब चीजों के खोने, टूटने, चोरी होने या उनकी मरम्मत करवाने की चिंता नहीं होती। उनका दिमाग अब अव्यवस्था के बोझ से मुक्त है, जिससे वे शांत और स्पष्ट सोच पाते हैं। इससे तनाव का स्तर नाटकीय रूप से कम हो जाता है। उदाहरण, सासाकी बताते हैं कि पहले उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनके पुराने कैमरे या दुर्लभ किताबों का संग्रह क्षतिग्रस्त न हो जाए। अब उनके पास कम मूल्यवान लेकिन अधिक उपयोगी वस्तुएं हैं, जिससे वे मानसिक रूप से मुक्त हैं। उन्हें अब अपनी छाबियां या फोन खोजने में समय नहीं लगता, क्योंकि उनके पास बहुत कम सामान होता है और हर चीज की एक तय जगह होती है। ज्यादा खाली समय, अबंडेंस ऑफ फ्री टाइम। चीजों को व्यवस्थित करने, साफ करने, उनकी देखभाल करने, नई चीजें खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जाने या उनके बारे में सोचने में लगने वाला उनका बहुमूल्य समय अब बच जाता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग वे उन गतिविधियों में करते हैं जिनसे उन्हें सच्ची खुशी मिलती है, जैसे पढ़ना। अब वे उन किताबों को पढ़ते हैं जो उनके लिए सच में मूल्यवान है। प्रकृति में समय बिताना, नए कौशल सीखना जैसे कोडिंग या कोई नया वाद्य यंत्र बजाना, अपने जुनून को पूरा करना या दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। वे कहते हैं, समय ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और मिनिमलिज्म इसे वापस दिलाता है। आर्थिक आजादी, जेन्युइन फाइनेंशियल फ्रीडम। अनावश्यक खरीदारी न करने से उनके पैसे बचते हैं, जिससे वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और आर्थिक रूप से अधिक आजाद होते हैं। वे अब महंगे रखरखाव वाले सामान जैसे बड़ी कार या बड़ा घर के लिए बंधे नहीं हैं। इन बचे हुए पैसों का उपयोग वे अनुभवों, निवेश, शिक्षा या उन चीजों पर कर सकते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती है। वे अब उपभोक्ता आर्ण के बोझ से मुक्त हैं और वित्तीय आपात स्थितियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहते हैं। उदाहरण, सासाकी ने बचे हुए पैसों का उपयोग यात्रा करने, जापान के विभिन्न हिस्सों को देखने और कई कार्यशालाओं में भाग लेकर नए कौशल सीखने में किया, जिससे उनके जीवन में स्थायी मूल्य जुड़ा और उनके अनुभवों की सीमा बढ़ी।
आत्मविश्वास में वृद्धि है, एनहांस्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें अब दूसरों के पास मौजूद चीजों से अपनी तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कीमत उनके पास मौजूद भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि उनके मूल्यों, उनके अनुभवों, उनकी रचनात्मकता और उनके चरित्र से है। वे अपनी पहचान को अपने सामान से नहीं जोड़ते, जिससे उन्हें एक गहरी आत्मस्वीकृति और आत्म मूल्य मिलता है। बेहतर और गहरे रिश्ते, डीपर मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। जब आप भौतिक चीजों और उनके रख रखाव में कम उलझे होते हैं, तो आपके पास लोगों के साथ जुड़ने, उनकी बातें सुनने और रिश्तों में वास्तविक रूप से निवेश करने के लिए ज्यादा समय और मानसिक ऊर्जा होती है। आपके रिश्ते ज्यादा गहरे, सार्थक और वास्तविक होते हैं क्योंकि वे चीजों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, सहानुभूति, समर्थन और साझा अनुभवों पर आधारित होते हैं। उदाहरण, सासाकी अब दोस्तों के साथ संग्रहालय जाने, लंबी और दिल से बातचीत करने या एक कप कॉफी पर घंटों बिताने में ज्यादा समय बिताते हैं, बजाय इसके कि वे शॉपिंग मॉल में भटके या अपने सामान को व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य में सुधार, नोटिसेबल हेल्थ इंप्रूवमेंट्स। कम तनाव, एक व्यवस्थित जीवन शैली और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वे ज्यादा अच्छी नींद लेते हैं, बेहतर खाते हैं और अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखते हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए समय और ऊर्जा होती है। मानसिक स्पष्टता शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और योगदान, इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड कंट्रीब्यूशन। मिनिमलिज्म कम उपभोग को बढ़ावा देता है। कम चीजें खरीदने का मतलब है कम उत्पादन, कम कचरा और प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव। यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, जिससे आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने का संतोष महसूस करते हैं और ग्रह के भविष्य में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। उदाहरण, वे बताते हैं कि कैसे कम कपड़े खरीदने से वे न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि कपड़ों के अत्यधिक उत्पादन से होने वाले जल प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं। ये एक नैतिक संतुष्टि भी देता है। खुशी की नई परिभाषा, ए रीडिफाइंड सेंस ऑफ हैप्पीनेस। उनकी खुशी अब भौतिक चीजों से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका स्रोत उनके भीतर और उनके आसपास की सादगी में है। वे छोटी छोटी बातों में खुशी पाते हैं। सुबह की पहली चाय का स्वाद, धूप में टहलना, पक्षियों का चहचहाना, दोस्तों के साथ एक दिल से बातचीत या बस शांत होकर एक किताब पढ़ना। वे कहते हैं, खुशी अब क्षणिक संतुष्टि नहीं, बल्कि एक स्थायी अवस्था है। लक्ष्यों पर अधिक ध्यान, शार्पर फोकस ऑन ट्रू गोल्स। अनावश्यक चीजों से ध्यान हट जाने के बाद उनका दिमाग स्पष्ट होता है और वे अपने वास्तविक लक्ष्यों, जुनून और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उनके पास अब अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें पूरा करने के लिए मानसिक और शारीरिक जगह है, बिना विचलित हुए। लचीलापन और आजादी, अनपैरेलल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। कम सामान होने से वे कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और नए अनुभवों के लिए ज्यादा खुले रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब अपनी चीजों के नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के मालिक हैं। वे किसी एक जगह या चीज से बंधे हुए नहीं हैं, जिससे उन्हें जीवन में अधिक लचीलापन और अनुकूलनशीलता मिलती है। वर्तमान में जीना, लिविंग फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट। मिनिमलिज्म उन्हें अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं, जैसे अगर मेरे पास ये होता तो, में फंसने के बजाय वर्तमान क्षण का पूरी तरह से आनंद लेने में मदद करता है। वे अब हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, जिससे उनका जीवन ज्यादा समृद्ध और पूर्ण महसूस होता है। चीजों के प्रति एक नया दृष्टिकोण, ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सपेक्टिव ऑन पोजेशंस। वे अब चीजों को उनकी वास्तविक उपयोगिता और मूल्य के आधार पर देखते हैं, न कि उनके सामाजिक मूल्य या भावनात्मक बोझ के आधार पर। हर चीज का एक उद्देश्य होता है और अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो उसे बिना पछतावे के जाने दिया जा सकता है। यह एक तर्क संगत और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण है जो उन्हें चीजों के प्रति एक स्वस्थ दूरी बनाए रखने में मदद करता है। सासाकी जोर देते हैं
कि मिनिमलिज्म एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक लगातार सीखने और अनुकूलन की प्रक्रिया है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक अधिक संतोषजनक, केंद्रित और सचमुच खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ चीजें कम करके नहीं, बल्कि जिंदगी के असली मकसद को समझकर और उसे पूरी तरह से जीकर। अध्याय 6 से सीख, बदलाव का गहरा प्रभाव। मिनिमलिज्म का अंतिम परिणाम सिर्फ एक व्यवस्थित घर नहीं है, बल्कि एक शांत मन, ज्यादा समय, बेहतर रिश्ते, आर्थिक आजादी और सच्ची खुशी है। यह आपके पूरे अस्तित्व को समृद्ध करता है और आपको जीवन के हर पहलू में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। सच्ची आजादी का अनुभव यह आपको भौतिक चीजों के बोझ, सामाजिक अपेक्षाओं और उपभोक्तावाद के दबाव से मुक्त करता है, जिससे आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जी सकते हैं। पुनर्परिभाषित मूल्य और प्राथमिकताएं। आपकी खुशी अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक मूल्यों, अनुभवों, सार्थक रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और अपने जुनून का पीछा करने पर आधारित होती है। ये एक स्थायी और आंतरिक खुशी है। दैनिक जीवन में उपयोग। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। अपनी मिनिमलिज्म की यात्रा में आपने जो भी छोटे छोटे कदम उठाए हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। आप एक जर्नल में अपने अनुभवों, चुनौतियों, सफलताओं और उन चीजों को लिख सकते हैं जिन्हें आपने सफलतापूर्वक हटाया है। यह आपको प्रेरित रखेगा। अनुभवों पर ध्यान दें, प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंसेस। इस सप्ताह एक ऐसा अनुभव चुनें जिसे आप जीना चाहते हैं, जैसे प्रकृति में लंबी पैदल यात्रा, किसी मित्र के साथ बिना फोन के गहरी बातचीत, एक नया व्यंजन बनाना या किसी स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेना, और उस पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करें, बजाय इसके कि कोई नई भौतिक चीज खरीदें। अनुभव आपके जीवन को समृद्ध करते हैं। सचेत रूप से जिएं और कृतज्ञता का अभ्यास करें। लाइव माइंडफुली एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सचेत रूप से अपने आसपास की चीजों और अपने विचारों पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस। क्या कोई चीज आपको बोझिल कर रही है? क्या आप सच में उस चीज को महत्व देते हैं? अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों और अनुभवों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। यह आपको वर्तमान में जीने और आंतरिक शांति खोजने में मदद करेगा। निष्कर्ष। मिनिमलिज्म की अंतहीन यात्रा। आजादी की ओर बढ़ता हर कदम किताब का समापन इस बात पर जोर देता है कि मिनिमलिज्म कोई अंतिम गंतव्य या एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत और आजीवन यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप लगातार सीखते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, और आप अपने जीवन को किस तरह से सबसे प्रभावी ढंग से जीना चाहते हैं। फोमियो सासाकी हमें यह याद दिलाते हैं कि मिनिमलिज्म केवल भौतिक सामान फेंकने या एक खाली बेजान घर में रहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, समय की आज़ादी, आर्थिक स्थिरता और सच्ची खुशी खोजने के बारे में है। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस यात्रा को अपनी गति से शुरू करें और आगे बढ़ें। हर छोटी चीज जो आप छोड़ते हैं, हर अनावश्यक आदत जिसे आप बदलते हैं, वह आपको ज्यादा आज़ादी, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा हल्कापन की ओर ले जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपने स्वयं को बेहतर ढंग से जानते हैं। आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या मायने रखता है। आप अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करना सीखते हैं, बजाय इसके कि बाजार या सामाजिक अपेक्षाएं उन्हें तय करें। सासाकी कहते हैं, आप जितने कम चीजों के गुलाम होंगे, उतने ही अधिक आप खुद के मालिक होंगे। अंत में मिनिमलिज्म हमें उन चीजों के गुलाम होने से मुक्त करता है जो हमें बोझिल बनाती है, जो हमारा समय और ऊर्जा खा जाती है और जो हमें लगातार दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है। यह हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाती है। हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी रचनात्मकता, हमारा स्वास्थ्य और हमारी आंतरिक शांति। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार देता है जो सचमुच हमारा है और जो हमें खुशी, आजादी और संतोष से भर देता है। यह हमें यह सिखाता है कि कम
वास्तव में ज्यादा क्यों है। ज्यादा जगह, ज्यादा समय, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्पष्टता और अंततः ज्यादा खुशी। इस किताब का अंतिम संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली है। खुशी ज्यादा चीजों में नहीं है, बल्कि सही चीजों को महत्व देने और अनावश्यक को निडर होकर छोड़ने में है। यह आपको अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने और एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार देता है जो सचमुच आपका है और जो आपको खुशी, आजादी और संतोष से भर देता है। तो आइए इस यात्रा पर चले और अपने जीवन को चीजों के बोझ से मुक्त करके उसे ज्यादा महसूस करें। निष्कर्ष से सीख, मिनिमलिज्म एक आजीवन प्रक्रिया है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। यह एक निरंतर विकसित होने वाली यात्रा है। आपको हर दिन, हर पल इस दर्शन को जीना है और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से समायोजित करना है। असली खुशी भीतर है और अनुभवों में है। मिनिमलिज्म का लक्ष्य भौतिक अभाव नहीं, बल्कि मानसिक शांति, समय की आजादी और वास्तविक खुशी है, जो आपकी आंतरिक स्थिति और सार्थक अनुभवों से आती है। जीवन का सार और आजादी, यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो सचमुच मायने रखती है। अनुभव, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, प्रकृति से जुड़ाव और अपने जुनून का पीछा करना। यह आपको अपने जीवन के मालिक बनने की आजादी देता है। दैनिक जीवन में उपयोग, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और उसे रिकॉर्ड करें। अपनी मिनिमलिज्म की यात्रा में आपने जो भी छोटे छोटे कदम उठाए हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। एक जर्नल में अपने अनुभवों, चुनौतियों और सफलताओं को लिखें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको अपनी यात्रा पर नजर रखने में मदद करेगा। सचेत रूप से जिएं और कृतज्ञता का अभ्यास करें, माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सचेत रूप से अपने आसपास की चीजों और अपने विचारों पर ध्यान दें। क्या कोई चीज आपको बोझिल कर रही है? क्या आप सच में उस चीज को महत्व देते हैं? अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों और अनुभवों के लिए आभारी रहे जो आपके पास है। यह आपको वर्तमान में जीने और आंतरिक शांति खोजने में मदद करेगा। निरंतर सीखते रहें और प्रयोग करें। मिनिमलिज्म के बारे में किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और दूसरे लोगों के अनुभवों से सीखें। अपनी खुद की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर नए तरीके और नियम आजमाएं। यह आपकी यात्रा को समृद्ध करेगा और आपको मिनिमलिज्म के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करेगा। और बस यहीं पर हमारी इस किताब का आखिरी अध्याय पूरा होता है। उम्मीद है इस सफर में आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अब विदा लेने का समय आ गया है। किसी और रोमांचक ऑडियो बुक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। दिल से धन्यवाद।